Hello everyone, in this video we are going to see the most important topic of current electricity, that is Ohm's law. So let's start. So before Ohm's law we have studied the concept of current density, electric currents and drift velocity. तो जो भी चीज़ हमने पढ़ी ये सब ये ओम्स लॉ से रिलेटेड है, इसलिए ये सब हमने ओम्स लॉ से पहले पढ़ा. तो अब ओम्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई में भी बहुत वेटेज रखता है और 12 बोर्ड में भी इसके एप्लीकेशंस भी आते हैं ना. तो देखते हैं क्या होता है ओम्स लॉ क्या होता है. So in previous video we have seen the relation between current density and drift speed. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो करंट डेंसिटी होती है वो एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट स्पीड के, है ना. और इसके भी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो ड्रिफ्ट स्पीड का हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था. ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है बच्चों? वी डी इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन में 2m और टाउ एक रिजर्व जिसको बोलते हैं टाउ इज द टाइम बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. तो ये टाउ एक टाइम इंटरवल है ना. तो ओवरऑल ये सब चीज़ें कांस्टेंट है. जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा. तो यहाँ से हम करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें एक रिलेशन देखने को मिल रहा है. वो ये मिल रहा है कि दैट इज जे इज इक्वल्स टू एन ई. वी डी का जो एक्सप्रेशन है वो पूरा ऐसा कैसे रख देंगे हम, कैपिटल ई स्मॉल ई दो ई है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ई स्क्वायर बन जाएगा एंड टाउ अपॉन में 2m. तो यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है कि करंट डेंसिटी जो होती है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें दिख रही है. और बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ये सब जो है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना. तो ये करंट डेंसिटी जो होती है कोई भी कंडक्टर के अंदर करंट डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसके अंदर सेट होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. करंट डेंसिटी बच्चों क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, आई अपॉन ए, है ना. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो भी टर्म्स दिख रही है आसपास ये सब कांस्टेंट है और इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. तो J इज इक्वल्स टू होता है बच्चों सिग्मा, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर. और यही होता है हमारा ओम्स लॉ होता है बच्चों. ओम्स लॉ जो हमने देखा V इक्वल्स टू आई आर वो एप्लीकेशन है, पर मेन जो ओम्स लॉ है वो यही है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, है ना. और ये जो होती है सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बच्चों. अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा हुई कंडक्टर की तो अच्छा कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब करंट भी अच्छा फ्लो होगा, है ना. करंट ज़्यादा फ्लो होगा, करंट डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना. तो ये है अपना ओम्स लॉ. वो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों को में जो रिलेशन है वो भी हम देख लेते हैं. और सिग्मा को हम बोल सकते हैं ये होता है एक रेजिस्टिविटी, हमें इससे मतलब है, हमें सिग्मा से मतलब नहीं है ना. तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है 1 अपॉन कंडक्टिविटी. इसको समझने का सिंपल सा तरीका है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की अगर किसी वायर की हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो हम इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों, कम है. या फिर हम बोल सकते हैं किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो यानी उसकी कंडक्टिविटी क्या है, कम है. यानी अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर स्मॉल होगा. अगर न्यूमरेटर लार्जर है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, स्मॉल होगा. तो ये रिलेशन है, ये है रेजिस्टिविटी. इसको रो से इससे डिनोट करते हैं, है ना, और सिग्मा से डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को. तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं ना. तो दैट इज J इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो को इधर भेज देते हैं तो इट बिकम्स J रो दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये है हमारा ओम्स लॉ है बच्चों, है ना. तो अब इसको थोड़ा सा और V इक्वल्स टू आई आर कैसे आया उसको भी हम देखते हैं ना. सो ध्यान रखना बच्चों, करंट डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, है ना. This was the resistivity and this is conductivity. कंफ्यूज मत होना बच्चों, कंडक्टिविटी वो तो ऑब्वियस है, समझ में आ रही है कि कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम है, और किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या है बच्चों, कम है. तो हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया दैट इज द करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज कोई एक कंडक्टर है, अब इसको हम एक बैटरी के टर्मिनल से करने वाले कनेक्ट, है ना.
ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन बच्चों, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। सपोज इस बैटरी का जो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल है दैट इज V, वो करंट इसमें फ्लो हो रहा है I। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इस टर्मिनल पे आएगा, फिर यहाँ से इस कंडक्टर में फ्लो होगा, है ना, कुछ मटेरियल है, मटेरियल मुझे मतलब कुछ होगा, है ना, जो भी ना। सो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे सपोज इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज कैपिटल है ना, उसकी कुछ लेंथ भी है बच्चों, यहाँ पे लेंथ भी दिख रही है, तो L लिख दी थी। तो इस मटेरियल की लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बच्चों, A। तो मुझे पता है कि J जो है क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, हम प्रीवियस चैप्टर में अगर थोड़ा आप जाओगे तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में कैपेसिटर्स के पहले जो टॉपिक था पोटेंशियल का, वो हमने देखा था। दैट इज पोटेंशियल जो होता है V इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E dr। पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि, और dr लाइन लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपन अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस कंडक्टर के अंदर वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी बच्चों, बात समझना। अगर यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ये एक रूल होता है इसके अंदर, बैटरी जब लगाइए तो यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल है एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर हायर पोटेंशियल से जैसे हम लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो ये लेंथ जो है वो इंपॉर्टेंट रोल पे कर रही है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, और लेंथ कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मेन तो है अपन को V को मेंटेन करना है। अगर इसको इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमें जो डिस्टेंस है उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और इसको डिक्रीज करते हैं तो इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके जो V है वो मेंटेन हो पाएगा। तो पोटेंशियल तो हमें पता है, यहाँ पोटेंशियल तो फिक्स है, V है, यहाँ पे V है, और यहाँ पे क्या पोटेंशियल 0 है। ध्यान देना बच्चों, जब भी कोई भी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं बैटरी को, यहाँ पे हायर पोटेंशियल होता है, यहाँ पे होता है लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है L के ऊपर डिपेंड हो रही है ना। दिख ही रहा है क्लियर एक्सप्रेशन, ये पिछले सेकंड चैप्टर में देखा था। हाँ, तो अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट ऑन एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंडेंट है लेंथ के। हमें पता है J जो होता है वो होता है I बाय एरिया होता है ना, इस एरिया पे डिपेंडेंट। अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो करंट डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी बच्चों, है ना। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों E V बाय L, लेंथ ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल जो भी हमने लगाया है V लगाया है पोटेंशियल इस अक्रॉस, है ना। तो यहाँ पे अगर लेंथ ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमने रिलेशन ये तो सेकंड चैप्टर से लिया था, वही तो अभी पता ही है हमें रिलेशन। तो अब यहाँ पे जब वैल्यू रखते हैं इन सब की तो हमें एक नई चीज़ मिलती है। J की जगह हम रखेंगे बच्चों, J की जगह I बाय A रखेंगे, है ना, और E की जगह हम रखेंगे V बाय L। तो यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है हमें, E को इस पहले इस साइड रख लेते हैं, है ना। क्या था हमारा, E इक्वल्स टू रो बाय रो J। तो वैल्यू रखते हैं, E की जगह हमने रखा V बाय L, सो E दैट इज V बाय L, एंड J जो है करंट डेंसिटी दैट इज I अपॉन में A, I अपॉन A। दिस इज रेजिस्टिविटी बच्चों, ध्यान देना, दिस इज व्हाट रेजिस्टिविटी हमने अभी डिराइव किया था। तो यहाँ पे इस L को भी हम ऊपर पहुंचा देते हैं उस साइड में, तो हमारा जो फाइनल है ना, तो हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन बना है दैट इज V इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ मटेरियल एंड A इज द एरिया ऑफ मटेरियल। तो ये तीन चीजें तो बच्चों कांस्टेंट रहने वाली, वो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। मटेरियल एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ भी है मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी भी क्या है मटेरियल की है। तो ये चीज तीनों चीजें मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको हम R एक कांस्टेंट है सब, तो इसको मैं R डिनोट कर देता हूँ। V इक्वल्स टू बच्चों ये हो जाएगा हमारा जो फाइनल है ओम्स लॉ का रिलेशन, V इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है IR, वेयर R इज इक्वल्स टू बच्चों क्या है
आर है हमारा रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, ये हमारा एक्सप्रेशन था। देखो रेजिस्टेंस आर जो है रेजिस्टेंस है बच्चों, यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंडक्टर की, जो मटेरियल है रेजिस्टेंस कितना है उसका हम बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस बच्चों देखो रेजिस्टिविटी है तो कांस्टेंट ही है, इस पर डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ मटेरियल, यानी जितना हम ज़्यादा लेंथ रखेंगे मटेरियल की तो रेजिस्टेंस उस मटेरियल का क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हमें यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि एरिया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन रखेंगे मटेरियल का यानी उसका एरिया उसका जो रेजिस्टेंस है उतना ही कम होगा। जैसे कि हमारा मटेरियल कुछ इस तरीके से, एरिया ज़्यादा दिख रहा है अभी तो यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हुआ, कम हुआ, है ना। और सबसे हाई रेजिस्टेंस इसका वायर मैंने पतला कर दिया बिल्कुल, उसकी लेंथ मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस वायर का, बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एरिया कम है और लेंथ भी क्या है, ज़्यादा है। जितने भी सिचुएशन है सारी अपोज कर दी हमने, एरिया भी एरिया हाई डिक्रीज कर दिया, लेंथ इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जितने भी हाई टेंशन वायर्स जो होते हैं उनकी जो वायर होती है देखना बच्चों बहुत एमएम्स में थिकनेस होती है उनकी, बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है ना। और जो अपने जिनमें हम रेजिस्टेंस कभी का जो बैटरी होती है उनमें हमें इतने बड़े वायर की ज़रूरत नहीं होती, उनके जो पतले होते हैं वायर, है ना। तो दिस इज द ओम्स लॉ, दैट इज V इक्वल्स टू IR, where V is the potential of the battery and I is the current flowing in the wire and R is the resistance of this material, है ना। So this is Ohm's law। अब इसको एप्लीकेशन जो है बच्चों ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, कि किस तरह से, क्योंकि एप्लीकेशन ही एग्जाम में है ना, इसके ऊपर एप्लीकेशन सारी जेईई के अंदर क्वेश्चन इसके इसी के सब इन पे रिलेटेड नहीं आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है किस तरह से सर्किट बने हुए डायग्राम से, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा V इक्वल्स टू IR का कंसेप्ट। तो हमें ज़्यादा इतना सोचना नहीं है इसमें, V इक्वल्स टू IR क्या है अभी भी अगर नहीं आ रहा किसी को समझ में, कोई बात नहीं, इस कंसेप्ट को याद रखो। और रेजिस्टेंस बस इतना सा ध्यान रखना बच्चों कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा उसके साथ, है ना। सो थैंक यू बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे नई नई चीज़ें इसके रिलेटेड ओम्स लॉ के।